Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today my topic is Muslim education. I hope you all will like this video. If you like this video, please like, subscribe and share this video. Let's start the topic. आज हम बात करेंगे भारत में जब मुस्लिम शासन था उस समय कैसी शिक्षा व्यवस्था थी। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। Firstly, we discuss about the main features and characteristics of Muslim system of education. मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण। इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षा का प्रशासन एवं वित्त, यानी कि शिक्षा किस तरीके से संचालित होती थी। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि राज्य का जो था वो सीधा नियंत्रण था। मकतब और मदरसों का निर्माण जो था वो राज्य के हस्तक्षेप से ही होता था, यानी कि राज्य उसमें हस्तक्षेप करता था। निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। जब राज्य उसका पूरे खर्चे का भार जो था वो संभालता था तो विद्यार्थियों से किसी प्रकार की भी जो शुल्क है वो नहीं लिया जाता था। आय का जो मुख्य स्रोत था वो राज्य सहायता थी। बादशाह मकतब और मदरसों में आर्थिक सहायता देते थे। राज्य सहायता के साथ साथ जो अमीर तबके के लोग होते थे वो भी मकतब और मदरसे के निर्माण में अपनी इच्छा से कुछ ना कुछ योगदान देते थे। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की संरचना और संगठन उस समय कैसा था। तो मुस्लिम काल में जो शिक्षा जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो मकतब्स में दी जाती थी और जो हायर एजुकेशन थी वो मदरसाज में दी जाती थी। तो अलग अलग तरीके की शिक्षा व्यवस्था थी। शिक्षा के अर्थ की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड सिनोमिनस टू नॉलेज। अब हम बात कर लेते हैं इसके शिक्षा के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य यही था, जैसा हमने पहले कहा कि शिक्षा जो थी वो ज्ञान का पर्यायवाची थी। तो इसका मतलब इनका पहला उद्देश्य ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना ही होगा। इस्लाम धर्म के जो प्रतिपादक थे वो हजरत मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने ज्ञान को अमृत माना है। इन्होंने नॉलेज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। जो मटेरियल नॉलेज थी, भौतिक ज्ञान था, वो वह ज्ञान था जो हमारी लाइफ को कंफर्ट प्रोवाइड करता है ना। वो कौन सा ज्ञान होगा? मटीरियलिस्टिक नॉलेज। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? जो हमें मोक्ष प्राप्ति की ओर ले जाता था। तो कुल मिला के इनका जो उद्देश्य था वो था ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। और ज्ञान किस तरीके का? अपने धर्म का ज्ञान, अपनी संस्कृति का ज्ञान, अपने कल्चर का ज्ञान, ये सब इनका मुख्य उद्देश्य था, ज्ञान का प्रचार और प्रसार करना। दूसरा जो उद्देश्य था इनका वो था इस्लाम संस्कृति का प्रचार और प्रसार इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज। मकतब और मदरसा में बच्चों को अनिवार्य रूप से फारसी भाषा पढ़ाई जाती थी। शरीयत, इस्लामी धर्म एवं कानून का ज्ञान कराया जाता था और इस्लामी तहजीब सिखाई जाती थी। जो शरीयत था वो इनका एक नियम था, जिससे क्या करते थे ये लोग? अपने कैरेक्टर को मॉडिफाई करते थे। यानी कि जो अपने कैरेक्टर में इनके अच्छे गुण नहीं होते थे, बुरे गुण होते थे, उनको ये हटाते थे और नए गुणों को अडाप्ट करते थे। यानी कि ये अपने जो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है ये शरीयत लॉ के कारण ही करते थे। तो ये इस तरीके का इनका एक नियम था। फिर है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरालिटी, यानी कि नैतिक और चारित्रिक विकास। इनका मेन उद्देश्य अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करना था, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। तो कोई भी संस्कृति जो है वो यही सिखाती है कि आप का चरित्र क्या हो? बहुत अच्छा हो, कैरेक्टर बहुत अच्छा हो। तो नैतिक विकास का यहाँ पर मतलब है कि सही और गलत की पहचान करना। और जब आपको सही और गलत की पहचान हो जाती है तो आप अपने आचरण में सुधार अवश्य करते हैं, तो कैरेक्टर फॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट जो उद्देश्य था वो था लॉयल्टी टू द गवर्नमेंट, यानी कि शासन के प्रति वफादारी। मुसलमान जो बादशाह थे वो भारत के लिए विदेशी थे, इसीलिए वे शिक्षा द्वारा भारतीयों को शासन के प्रति वफादार बनाना चाहते थे। ये लोग अपने धर्म और नियमों के बहुत ज़्यादा कट्टर थे। एजुकेशन ऑफ आर्ट, स्किल्स एंड वोकेशन, कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा, आर्ट एंड क्राफ्ट। ये बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, कला कौशल की शिक्षा देते थे ताकि वो अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो सकें। नेक्स्ट जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति। जैसा हमने कहा कि इन्होंने नॉलेज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मटेरियलिस्टिक नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उन्होंने मटेरियलिस्टिक नॉलेज पे एम्फेसाइज किया था
किसके लिए? ताकि हम अपने जीवन में कंफर्ट ला सकें। नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट करिकुलम ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की पाठ्यचर्या। जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें सभी विषय पढ़ाए जाते थे, और जो उच्च शिक्षा थी उसमें अरबी एवं फारसी के अतिरिक्त अन्य विषय वैकल्पिक रूप से पढ़ाए जाते थे। मेथड्स ऑफ टीचिंग, जो इनकी शिक्षण विधियां थी उसमें इमिटेशन, प्रैक्टिस एंड मेमोराइजेशन मेथड था, यानी कि जो आज भी हमारी शिक्षा व्यवस्था में लागू होता है, अनुकरण, अभ्यास एवं स्मरण विधि। इसमें क्या होता था, जैसे आजकल भी होता है कि बच्चों को वीडियोस दिखाई जाती हैं पोएम्स में, या टीचर पोएम्स को कहेगा और विद्यार्थी उस चीज को रिपीट करेगा, और रिपीट कर करके वो क्या करेगा, उसको याद करने की कोशिश करेगा। तो आज तो हम वीडियो फॉर्म में आ गए हैं, इसीलिए बच्चों को इस तरीके से प्लेवे मेथड से पढ़ाया जाता है, लेकिन पुराने टाइम पे क्या होता था, वो कहकर बच्चों को अनुकरण करने की आज्ञा देते थे, और बच्चे फिर उस आज्ञा का अनुसरण करते थे, और उसी तरीके से फिर बार बार अनुसरण करके वो याद करते थे। नेक्स्ट मेथड इज स्पीच, लेक्चर एंड एक्सप्लेनेशन मेथड। भाषण व्याख्यान विधि। इसमें क्या होता था कि शिक्षक जो है वो भाषण देता था और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते थे। लॉजिक मेथड्स का उपयोग होता था, यानी कि तर्क विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग होता था। विद्यार्थी को कब, क्यों, कैसे, ये सारी बातें जो हैं बताई जाती थी, क्योंकि दर्शन के लिए लॉजिक मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो फिलोसोफर होता है वो कभी भी दूसरे की बात से, कही हुई बात से कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, वो हमेशा नया कुछ जानने की कोशिश करता है। तो दर्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि कब, क्यों, कैसे हम इन सब तथ्यों को जानें। सेल्फ स्टडी मेथड है, यानी कि स्वाध्याय विधि। इस विधि में क्या होता है कि विद्यार्थी को घर से कुछ काम करने के लिए दिया जाता है, और विद्यार्थी अपने खाली समय में रहकर स्वाध्याय कर कर उस चैप्टर को पढ़ते हैं, यानी कि खुद अपनी पढ़ाई करते हैं। लास्ट मेथड इज डेमोन्स्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस मेथड। इसमें प्रदर्शन विधि और अभ्यास विधि का भी प्रयोग किया जाता था। मॉनिटोरियल सिस्टम की अगर हम बात करें तो मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो मॉनिटोरियल सिस्टम लागू होता है वो इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था की ही देन है। इसमें जो बड़े छात्र होते हैं वो छोटे छात्रों को पढ़ाने का कार्य करते हैं। अनुशासन, यहाँ पर बहुत दमनात्मक अनुशासन था, विद्यार्थी को गलती करने पर बहुत दंड दिया जाता था। तो जो रिप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन है वो भी इन्हीं की देन है। टीचर्स को यहाँ पे हम उस्ताद कहते थे, और टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिलती थी ताकि वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है वो जी सके। स्टूडेंट्स को शागिर्द कहते थे। स्टूडेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा कठोर अनुशासन का पालन करते थे। टीचर स्टूडेंट की जो रिलेशनशिप थी वो अच्छी थी। अच्छी इसलिए थी कि शिक्षक जो भी कहता था विद्यार्थी उसका अनुसरण करते थे, लेकिन ये केवल डर और भय के कारण जो था वो सम्मान था। टीचिंग इंस्टीट्यूशन जो था वो मकतब था। मकतब अरबी भाषा का शब्द है। मकतब में जो बच्चे का प्रवेश होता था तो उसकी उम्र 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन की होती थी। प्रवेश के समय उनको बिस्मिल्लाह खाने की रस्म करनी होती थी, जिसमें वो क्या करते थे, कुरान की आयतें दोहराते थे। जो बच्चे नहीं दोहरा पाते थे वो बिस्मिल्लाह शब्द का उच्चारण करते थे। इसके साथ साथ मकतब में अरबी और फारसी भाषा भी पढ़ाई जाती थी, साथ में गणित का ज्ञान भी दिया जाता था। नेक्स्ट स्लाइड में सेम यही चीज़ है इंग्लिश में, आप लोग देख सकते हैं। मदरसास जो थे वो अरबी भाषा के दरस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है भाषण देना। जैसा हमने पहले भी कहा कि जो हायर एजुकेशन का अरेंजमेंट था वो मदरसास में था, तो यहाँ पे इसीलिए लेक्चर मेथड को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, यानी कि लेक्चर मेथड का टीचर बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे, क्योंकि बड़े बच्चे थे, हायर एजुकेशन के बच्चे थे, तो वहाँ लेक्चर मेथड का ही प्रयोग होता था। जो अदर इंस्टीट्यूशंस थे वो थे खानकाहें, दरगाहें, कुरान स्कूल्स, पर्शियन कुरान स्कूल्स, अरेबिक स्कूल्स। जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन थे वो है मास एजुकेशन, जो कि यहाँ संभव नहीं थी, क्योंकि सबके लिए शिक्षा व्यवस्था समान नहीं थी। स्त्रियों के लिए जो शिक्षा थी वो मदरसाज में नहीं थी। वुमेन एजुकेशन पर्दा सिस्टम था, इसीलिए जो स्त्रियां थी वो मदरसाज में एजुकेशन लेने के लिए नहीं जा पाती थी, और लड़कियों को बाहर नहीं भेजा जाता था। आर्ट स्किल्स एंड वोकेशनल सिलेक्शन, रोजगार के लिए बच्चों को कला कौशल सिखाया जाता था। रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, अपनी संस्कृति के बारे में बताते थे, तो इसीलिए उनका धार्मिक और नैतिक विकास भी साथ के साथ होता था।
मेन जो मुस्लिम एजुकेशन के सेंटर्स हैं वो थे दिल्ली, फिरोजाबाद, बदायूं, आगरा, फतेहपुर सिकरी, जौनपुर, बीदर, मालवा। अब हम इनकी मूल्यांकन की बात करेंगे। तो जब भी हम किसी के मूल्यांकन की बात करते हैं, सबसे पहले गुणों की बात करते हैं। शिक्षा के राज्य का संरक्षण प्राप्त था, यानी कि शिक्षा का जो भी अरेंजमेंट होता था वो स्टेट करती थी, तो ये इनका एक बहुत अच्छा पॉइंट था। सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री एजुकेशन। स्टेट पूरा फंड देती थी, तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी, उनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। छात्रवृत्तियों का जो शुभारंभ है, जो आज भी बहुत फायदेमंद है, वो इसी एजुकेशन सिस्टम ने स्टार्ट किया था। सेपरेट अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन मकतब्स में दी जाती थी और सेकेंडरी मदरसाज में, तो अलग अलग फैसिलिटीज थी। एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के विकास पे बहुत ज़्यादा बल दिया था, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को ज्ञान का पर्यायवाची कहा है। और डेवलपमेंट ऑफ मॉनिटोरियल सिस्टम, जो भी इन्हीं की देन है। फिर हम दोष की बात करते हैं। तो शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था वो इनका यही था कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, तो ये इनका डिमेरिट था। भारतीय भाषाओं का इन्होंने, और जो हमारा दर्शन है, साहित्य है, उसकी बहुत अवहेलना की है। दमनात्मक अनुशासन को इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्व दिया। डर और भय के कारण इन्होंने विद्यार्थियों में ऐसा वातावरण पैदा किया। जन शिक्षा इसमें पॉसिबल नहीं थी, और स्त्री शिक्षा के लिए विशेष व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि पर्दा सिस्टम के कारण जो है लोग अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। तो ये थी मुस्लिम एजुकेशन। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।